Hi everybody, today we'll study the rest of the parts of first chapter. So we'll start with the making of Germany and Italy. So first we'll study Germany कैसे बना. कंजर्वेटिव्स जो मोनार्की का पावर वापस लेकर आ रहे थे, चर्च का पावर बढ़ा रहे थे, ये लोग नेशन स्टेट का फीलिंग जब भी लोगों के अंदर आता था, जब भी वो लोग नेशन स्टेट बनाना चाहते थे तो कंजर्वेटिव्स उन लोग के लिए बैरियर बन जाता था. लेकिन धीरे धीरे कंजर्वेटिव्स के भी अंदर नेशन स्टेट का फीलिंग आने लगा और 1848 में जर्मन मिडिल क्लास ने मिलकर जर्मन को यूनाइट करने की कोशिश की थी, लेकिन मिलिट्री और मोनार्की ने मिलकर उसको सप्रेस कर दिया. लेकिन उस टाइम प्रशिया के जंकर्स ने हेल्प किया. जंकर्स कौन है? लार्ज लैंड ओनर्स. इन लोगों ने जर्मन को हेल्प किया था. प्रशिया के चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क का बहुत बड़ा रोल रहा यहाँ. इन्होंने जर्मन को यूनाइट करने के लिए अपने हाथ में ले लिया. प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के हेल्प से जर्मन को यूनाइट कर रहे थे. 7 इयर्स के बीच में 3 वॉर्स हुआ था. किस किस के साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस. प्रशिया जीत गया. 18 जनवरी 1871 को पैलेस ऑफ वर्सेल्स में केसर विलियम फर्स्ट को न्यू जर्मन एम्पायर का हेड करके डिक्लेयर किया गया. और अब जो न्यू स्टेट फॉर्म हुआ था वो ज़्यादातर मॉडर्नाइजिंग में फोकस कर रहा था. करेंसी को मॉडर्न करने के लिए लीगल, जुडिशियल सिस्टम, ये सब मॉडर्न बना रहे थे. प्रशिया जो भी मेशर्स, प्रैक्टिसेस जो भी करता था वो सारा जर्मन के लिए एक मॉडल बन गया. यही है जर्मनी कैसे यूनाइट हुआ. तो पहले क्या था? कंजर्वेटिव्स के बारे में याद रखोगे. फिर 1848 में क्या हुआ, उसके बाद ओटो वन बिस्मार्क के बारे में, और बीच में 3 वॉर्स हुआ था. और पैलेस ऑफ वर्सेल्स में केसर विलियम फर्स्ट को 18 जनवरी 1871 में न्यू जर्मन एम्पायर का हेड डिक्लेयर किया गया. फिर वो लोग मॉडर्नाइजिंग में फोकस कर रहे थे. ओके, सो नेक्स्ट विल स्टडी इटली कैसे बना. सो पहले हम लोग एक मैप पढ़ेंगे. ये मैप इटली यूनिफाइड होने के पहले वाला है और ये इटली बनने के बाद. सो इटली में 7 स्टेट से डिवाइड था और इसमें ये छोटा पार्ट देख रहे हो, ये क्या है? सार्डिनिया, पीडमोंट. यहीं पर इटली का रूल होता था. बाकी सारे पार्ट में, अभी नॉर्थ पार्ट में कौन रूल करता था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग. सेंटर में पोप के अंडर में था और सदर्न पार्ट में बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन रूल करते थे. ओके, इटालियन लैंग्वेज वहाँ कॉमन नहीं था. वहाँ के लोगों का अपना कल्चर था, अपना ट्रेडिशन था. सो इटली कैसे यूनिफाइड हुआ, इसमें 4 पीपल का बहुत मेजर रोल रहा. उसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट, जुसेप्पी मज़िनी. ये एक रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने यंग इटली एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किया था. लेकिन 1831 और 1848 के रेवोल्यूशन की वजह से ये पूरा जिम्मेदारी किसके ऊपर चला गया? सार्डिनिया, पीडमोंट. क्यों? वहीं पे इटली रूल कर रहा था और वहां का किंग कौन था? विक्टर इमैनुअल II. ये इटली को यूनाइट करना चाहते थे. क्यों? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए और पॉलिटिकल डोमिनेंस करने के लिए. सो चीफ मिनिस्टर केवर, जो सार्डिनिया पीडमोंट के चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम, ये नीदर रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट्स. ना वो रेवोल्यूशनरी के साइड में थे ना डेमोक्रेट्स के साइड में थे. उनका फ्रांस से बहुत अच्छा रिलेशन था, तो ऑस्ट्रियन को इन्होंने डिफीट कर दिया, ये नॉर्दर्न पार्ट को, और ये पार्ट इटली का पार्ट हो गया. और फोर्थ किसका मेजर रोल रहा? जुसेप्पी गैरिबाल्दी. इन्होंने क्या किया? सदर्न पार्ट जो किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज है
वो कौन रूल करता था? बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। तो इन्होंने क्या किया? लोकल पेसेंट्स के हेल्प से स्पैनिश रूलर्स को वहां से भगा दिया और ये पूरा पार्ट इटली बन गया। अब आप लोग सोचोगे सेंटर का क्या हुआ? सेंटर वैसे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, उन्होंने क्या किया? अपने आप ही दे दिया। सो ऐसे इटली फॉर्म हुआ। लेट्स रिवाइज। तो पहले क्या हुआ? सार्डिनिया पीडमोंट ही ऐसा प्लेस था जहां इटली रूल करता था। बाकी सारे पार्ट, नॉर्थ पार्ट किसके अंडर में था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंटर पोप के अंडर में था। और सदर्न पार्ट किसके अंडर में था? बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। और वहाँ इटालियन लैंग्वेज उतना कॉमन नहीं था। फिर यहाँ 4 पीपल का बहुत मेजर रोल रहा, जुसेप्पी मज़िनी और कौन? किंग विक्टर इमैनुअल II, चीफ मिनिस्टर केवर और जुसेप्पी गारिबल्दी। ओके, सो ऐसे इटली एक यूनाइटेड हो गया। फिर हम लोग पढ़ेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इसमें क्या है? ब्रिटेन कैसे बना? तो एक वो बहुत लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था, बहुत लंबा एक प्रोसेस था ब्रिटेन बनने के टाइम पे। ब्रिटिश आइल्स में आप मैप देखोगे समझ में आएगा, वहाँ ब्रिटिश आइल्स में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड है, ठीक है, और छोटे छोटे पार्ट्स भी हैं। तो ब्रिटिश आइल्स में इंग्लिश पीपल थे, वेल्श बोलने वाले लोग थे, स्कॉट, आयरिश, ये सब थे। तो यहाँ अपना ही पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, अपना ओन कल्चर, ओन ट्रेडिशन था। तो इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया? मोनार्की का पावर को सीज किया। कब? 1688 में, क्योंकि ये लोग वेल्थी थे, इनके पास पावर था। और इंग्लैंड क्या हो गया? सेंटर बन गया। इंग्लैंड सेंटर बन गया और ये नेशन स्टेट बन गया था। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को एक साथ कर दिया गया और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। लेकिन स्कॉटलैंड, मैंने बोला था ना, ब्रिटिश आइल्स में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड ऐसे है वो मैप में। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। अभी आयरलैंड के बारे में नहीं बात किया गया है। तो स्कॉटलैंड के पीपल को गैलिक लैंग्वेज बात करने से उन्हें मना कर दिया गया था, नेशनल ड्रेस नहीं पहन पा रहे थे और बहुत लोगों को वहां से भगा दिया गया था। तो क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में ज़्यादातर इंग्लैंड के लोग थे। ओके, और अभी हम लोग आयरलैंड के बारे में पढ़ेंगे। आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोग रहते थे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्या है? क्रिश्चियन ही है, दोनों का 2 डिविजन है। ओके, सो इंग्लिश प्रोटेस्टेंट का हेल्प कर रहे थे। क्यों? अपना डोमिनेंस करने के लिए। 1798 में वुल्फटोन ने एक रेवोल्यूशन किया था, लेकिन उसको इंग्लिश लोगों ने क्या किया? सप्रेस कर दिया। और 1801 में आयरलैंड को फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम में शामिल होना पड़ा। इसके बाद ब्रिटिश नेशन बन गया। ओके, और ब्रिटिश फ्लैग लेकर आया गया, नेशनल एंथम कंपोज किया गया और इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ का कॉमन लैंग्वेज बन गया। सो क्या हम लोगों ने क्या पढ़ा? ब्रिटेन कैसे बना, क्या हुआ? बहुत बड़ा प्रोसेस था। ब्रिटिश आइल्स था पहले। ब्रिटिश आइल्स में कौन कौन था? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। ओके, सो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन था। पहले इंग्लिश क्या हो गया? नेशन स्टेट बन गया। इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया? मोनार्की का पावर को सीज कर दिया और एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक साथ हो गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। ओके, और स्कॉटलैंड के पीपल को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में ज़्यादातर इंग्लिश पीपल थे, तो वो लोग अपना कल्चर को फोर्स कर रहे थे। उसके बाद आयरलैंड के बारे में पढ़ा। आयरलैंड में 2 डिवीजन था। क्या क्या था? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इंग्लिश प्रोटेस्टेंट को हेल्प कर रहे थे। फिर फाइनली आयरलैंड को फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में शामिल होना पड़ा और वो एक ब्रिटेन बन गया 1801 में। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन। नेशन को कैसे देखें? ओके, नेशन को कैसे हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं?
पर्सोनिफाइंग अ नेशन मीन्स क्या है? एक नेशन को एक पर्सन जैसे देखना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, भारत माता। जब हम लोग भारत माता को देखते हैं क्या फील होता है? वो इंडिया रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन भारत माता रियल में नहीं है, उसको बस बनाया गया है। सो वैसे ही उसी को क्या कहते हैं? एलिगरी। ओके, एलिगरी क्या है? एक पर्सन या थिंग को, उससे कोई आइडिया को स्प्रेड किया जाए। ओके, सो फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट ने लिबर्टी को रेड कैप करके सिंबलाइज किया था, ब्रोकन चेन, जस्टिस क्या है? विमेन ब्लाइंड फोल्डेड, जो आंखों में पट्टी से बांध रखा है और हाथ में वेइंग स्केल पकड़ी है, वो क्या सिंबलाइज करता है? जस्टिस। रेड कैप क्या सिंबलाइज करता है? लिबर्टी। ओके, सो फ्रांस में क्रिसेंट मैरियन, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं क्रिसेंट मैरियन, ये क्या है? जैसे इंडिया में भारत माता है वैसे फ्रांस की एलिगरी है। ओके, सो इन्हें कॉइन्स और स्टैम्प्स में इनका पिक्चर्स डाला गया क्योंकि वो लोगों को याद रखेगा, लोग उसको देखकर समझ पाएंगे ओके ये फ्रांस का है, उन्हें वो पीपल का नेशन है वो फीलिंग आएगा। ठीक है, आइडिया क्या के लिए उन्होंने किया? पीपल का नेशन बनाने के लिए। और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? लिबर्टी और रिपब्लिक, फ्री। ओके, फ्रीडम। फिर जर्मनी में भी था, जर्मन नेशन में क्या था? जर्मेनिया, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। ओके, सो ये भी यहाँ की एलिगरी थी और इन्होंने ओक लीव्स का क्राउन पहन रखा है। ओके, ये क्या सिंबलाइज करता है? हेरोइज्म। हेरोइज्म क्या है? ब्रेव, हिम्मत। ओके, ये सिंबलाइज करने के लिए इन्होंने ओक लीव्स का क्राउन पहन रखा है। ओके, सो यही है एलिगरी का, ये क्या है? व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और थिंग्स, एक थिंग या पर्सन से हम कोई आइडिया को स्प्रेड कर सके। लाइक रेड कैप, रेड कैप क्या सिंबलाइज करता है? लिबर्टी। लेट्स रिवाइज। विजुअलाइजिंग द नेशन में क्या है? एक नेशन को पर्सन के जैसे देखना। एलिगरी क्या है? कोई थिंग या पर्सन से हम कोई आइडिया को स्प्रेड करें। फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट ने क्या किया था? लिबर्टी को कैसे सिंबलाइज किया था? रेड कैप से। जस्टिस को एक विमेन से जो आंखों में पट्टी बांध रखी है और हाथ में वेइंग स्केल पकड़ी है। फ्रांस में क्रिसेंट मैरियन वहाँ की फीमेल फिगर थी और आइडिया क्या स्प्रेड कर रहे थे? पीपल का नेशन है और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? लिबर्टी और रिपब्लिक। कॉइन्स और स्टैम्प्स में इनका पिक्चर्स उसमें स्टैम्प उसमें रखा गया था, क्यों? लोगों को वो रिमाइंड करने के लिए। जर्मन नेशन में कौन थी? जर्मेनिया, और उन्होंने ओक लीव्स का क्राउन पहन रखा था, क्या के लिए? सिंबलाइज कर रहा था क्या? हेरोइज्म। ओके, ये फिर जर्मेनिया का एक पिक्चर है। ओके, आपके एनसीईआरटी बुक में है। नेक्स्ट विल स्टडी नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। नेशनलिज्म क्या है? वंस ओन नेशन, अपना नेशन जहां बाहर का कोई रूल नहीं हो। और इंपेरियलिज्म क्या है? जो बड़ा बड़ा कंट्री है वो छोटे छोटे कंट्री को रूल करते हो, लाइक कंट्रोल करते हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ब्रिटिश पहले रूल करते थे, वो क्या है? इंपेरियलिज्म। नेशनलिज्म क्या है? अपना नेशन, अपना गवर्नमेंट। ओके, सो यहाँ हम लोग बाल्कन्स के बारे में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। बाल्कन्स में बहुत ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन था, लाइक बहुत डिफरेंट ग्रुप्स के पीपल रहते थे जिनके पास अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन था। और बाल्कन्स में रोमानिया, अल्बानिया, ऐसे ग्रीस जो मॉडर्न कंट्री है वो उसी पार्ट में था, बाल्कन्स में। ओके, और यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है? स्लाव्स। स्लाव्स कहते थे यहाँ जो रहते थे, और इसका लार्ज पार्ट ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। ठीक है, और टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर वीक होता गया और ये छोटा छोटा कंट्रीज है, लाइक रोमानिया, जर्मेनिया, अल्बानिया और ग्रीस, ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज क्या करने लगे?
इंडिपेंडेंट होते गए, वो लोग इंडिपेंडेंट बनते गए, लेकिन टाइम के साथ साथ ये छोटा छोटा कंट्री के बीच में जेलसी आने लगा और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी चाहते थे अपने लिए। इसके वजह से वो लोग आपस में फाइट करते थे ज़्यादा टेरिटरीज लेने के लिए, पावरफुल बनने के लिए। तो इन लोग के साथ बड़ा पावर्स लाइक रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सारे लोग बाल्कन्स के साथ, ये छोटे छोटे कंट्रीज़ के साथ मिल गए। क्यों? वो जब छोटे कंट्रीज़ में अगर ये लोग मिल जाएं तो ट्रेड करने में भी ईजी होगा। ओके, और ये बहुत बड़ा रीज़न था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के लिए, क्योंकि ये लोग आपस में फाइट करते रहते थे। ओके, लेट्स रिवाइज। नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म क्या है? नेशनलिज्म वंस ओन नेशन, अपना नेशन। इंपेरियलिज्म क्या है? जो बाहर का कोई कंट्री दूसरे पे रूल करता हो। और क्या है? बाल्कन्स के बारे में पढ़ा, जहाँ ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन है, और यहाँ के लोगों को स्लाव्स कहा जाता है। मेजर पार्ट ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर वीक होता गया, जिसकी वजह से छोटा छोटा कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन उन लोग के बीच में जेलसी आने लगा और आपस में वो लोग फाइट करते थे। बाद में जाकर ये रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी भी इन लोग के साथ आ गया और ये लोग आपस में फाइट करने लगे, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। यूरोप का बहुत कंट्री लाइक ब्रिटिश भी इंडिया को कंट्रोल कर रखा था, तो एंटी इंपेरियल मूवमेंट हुआ। मींस अब सारे लोगों को अपना नेशन स्टेट चाहिए था, सबको समझ में आ रहा था नेशनलिज्म के बारे में। तो ये आइडिया, जो नेशन स्टेट का आइडिया है, ये पूरा क्या बन गया? यूनिवर्सल बन गया, नेचुरल बन गया। मीन्स सबको नेशन स्टेट चाहिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस, try to solve them. Okay, thank you for watching.